अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है बच्चों। आज हम एक टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर में हम तीन तरह की प्रॉपर्टी सॉलिड की डिस्कस की। फर्स्ट वन मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको क्लास में बड़े अच्छे से डिटेल से बताई। फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और आज इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है जो अभी हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर उसको डिटेल से डिस्कस करने वाले। कहता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर स्टडी इन टर्म ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। लो बेटा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है मैग्नेटिक मोमेंट। इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। आज का हमारा पूरा टॉपिक, आज का हमारा पूरा लेक्चर ये इसी वर्ड के इर्द गिर्द घूमेगा, विच अराइजेस, जो कि बनता है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है बेटा, ये न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से आपके पास ये ऑर्बिट में भी घूमता है। और अगर हम बात करें आगे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो स्पिन मोशन भी करता है। अब इसकी वजह से भी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसकी वजह से भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब हम उसको आगे डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। लो बच्चों, अब जरा यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम इस तरह से बात करते हैं कि ये एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड में से हमने करंट पास करवाया तो उसके गिर्द एक मैग्नेट फील्ड बनेगी। और ये मैग्नेट फील्ड बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह से एक बार मैग्नेट, यानी कि जो एक परमानेंट रियल में मैग्नेट है, ये बिल्कुल उसी तरह इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम है। तो फिर ये ख्याल आया कि ये जो सोलिनॉइड है इसमें तो करंट फ्लो कर रहा है, तब मैग्नेट फील्ड क्रिएट हो रही है। इसमें तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन इसकी लॉजिक समझने की कोशिश की। और इसी तरह अब कहा कि ये एक कॉइल है, ये कॉइल है, और इस कॉइल के अंदर जो है वो करंट इस तरह से, यानी कि ये कॉइल के अंदर करंट इस तरह से चल रहा है, यानी कि एक कॉइल के अंदर इस तरह से ये देखो ये लूप बन रहा हुआ। ये आपके पास इस तरह से ये लूप के अंदर है, और इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रिएट हो रही। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक परमानेंट मैग्नेट के, ये देखो ये मैग्नेट है और ये सोलिनॉइड है। तो इसकी हम वजह जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें तो हमें पता है कि बेटा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है, तब मैग्नेट फील्ड बन रही है। और इसके अंदर भी हम देखते हैं कि क्या वजह है कि इस बार मैग्नेट के अंदर क्यों मैग्नेट फील्ड। लो बेटा, पूरी की पूरी मैग्नेट की जो कहानी है वो सिर्फ इन्हीं बातों पे डिपेंड करती है। कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन and due to permanent magnetic moment. That's most important loves beta. ये permanent magnetic moment of the atoms and ions, these are related to their spin and orbital angular momentum of electron. अब ये बेटा मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी बेटा कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी वायर में, किसी लूप के अंदर घूम रहा है, तो उसके गिर्द एक मैग्नेट, यानी कि जैसे हम कहते हैं ये कॉइल है और कॉइल में इस तरह से करंट चल रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ये जो मुंडी बन रही है ना इसकी, ये वाली, ये जो मुंडी इसकी बन रही है ना, ये वाली, ये तीर जो बन रहा है, इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। और ये स्पिन मोशन में भी मैग्नेटिक मोमेंट बनता है और ऑर्बिटल मोशन में भी मैग्नेटिक बनता है। तो ये सारा कुछ एक एटम के अंदर हो रहा है। और बाजू का ये दोनों वेक्टर, यानी कि ये स्पिन वाला वेक्टर और ये ऑर्बिटल वाला और ये स्पिन वाला, बाजू का दोनों एक ही डायरेक्शन में होके दोनों को सम अप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एटम एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता। और अगर इसमें से एक की मुंडी, एक का सर इधर हुआ और दूसरे का सर इधर हुआ, तो ये एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल कर देंगे और इस एटम के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बनेगा। ये कहानी। अगर
आर्बिटल मोशन का मैग्नेटिक वेक्टर और स्पिन मोशन का मैग्नेटिक वेक्टर, ये स्पिन मैग्नेटिक और ये आर्बिटल, अगर दोनों की मुंडी अलाइनमेंट में एक डायरेक्शन में होगी तो ये सम आप करके ये एटम मैग्नेट बन जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, अब एटम के अंदर तो बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और हर इलेक्ट्रॉन के अगर जो मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि स्पिन की वजह से, ये देखो ये आर्बिटल की वजह से और स्पिन की वजह से, जो इनके आर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की जो मुंडियां हैं, जो सर हैं, वो अगर एक डायरेक्शन में हो गए तो ये एटम बन जाएगा। इसका इनको सम अप करके एक बन जाएगा और ये एटम का एक मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर बन जाएगा। और अगर ऐसा बन गया तो ये एटम मैग्नेट प्रॉपर्टी शो करेगा। और अगर एक का मैग्नेटिक मोमेंट इधर, दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट इधर, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ये है, दूसरे का ये है, और अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इस एटम के ऊपर कोई भी मैग्नेट मोमेंट नहीं आएगा, तो ये मैग्नेट प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ये कहानी है सारी। लो बेटा, असल में यहाँ पे ये आपने कुछ समझना है, ये बातें जो है अब आपने बेटा कहता है कि दीज मैग्नेट मोमेंट, ये वाले जो अभी मैं आपको मुंडियों शो कर रहा था कि ये अगर इस तरह से मैंने ये शो किया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा सर्कल में घूमता, घूमो भी घूमो, और ये उसका मैग्नेटिक वेक्टर है, यानी कि मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन, इसको आप बी कह दो, मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन, वैसे तो इसको म्यू बोलते हैं, हम उसमें नहीं जा रहे। तो ये मैग्नेट मोमेंट कहता है कि यही मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड आना था, चले मैग्नेट ऑफ द एटम, यानी कि एटम अगर एक बेटा मैग्नेट होता है, ये मुंडी बताएगी कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बेटा इन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी तो ये एटम क्या बन जाएगा, एटम का एक वेक्टर बन जाएगा, तो ये एटम मैग्नेट फील्ड शो करेगा। अगर ये एक ऐसे एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है तो इनका कैंसिल होके इसके ऊपर कोई भी मैग्नेट फील्ड नहीं आएगा। कहता है द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर एडेप्ट टू जीरो। अगर इनका ये देखो एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है तो जीरो हो जाएगा। देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम, और पूरे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट अगर बेटा जीरो बन गया तो ये देखो इनमें किसी का भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, क्योंकि सारे एटम तो शो हो रहे हैं लेकिन कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म। और इसकी एग्जांपल कौन सी हैं, नाइट्रोजन है, वाटर है, और उसके बाद जो है वाटर, उसके बाद जो है वो निकल है, कॉपर है, और ये सारे मटेरियल। कहते हैं कि देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल, और इनका कोई भी, यानी कि एटॉमिक डाइपोल का मतलब इनका कोई भी ये मुंडियां नहीं बनती, ये खाली एटम में रह जाते हैं, इनका मैग्नेटिक फील्ड आता ही नहीं है। और जब इनमें से किसी का भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसको हम जहां मर्जी रख दें ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो इसको हम बोलते हैं कौन से मटेरियल हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में बेटा एटम्स की जो स्पिन मैग्नेटिक वेक्टर और ऑर्बिटल मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये कहानी, ये बेटा रूल सब के ऊपर अप्लाई होता है। ये जरा देखिए, कहता है कि मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंस विद द मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा तो वो अलाइन होगा, अगर बना ही नहीं है तो बेटा वो तो अलाइन नहीं होगा। उसके बाद द इंड्यूस्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल। बेटा इंड्यूस्ड ये होता है एक तो जो नेचुरली उसका है, और अगर नहीं भी है तो उसके अंदर कोई एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है वो हो देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें बनती है बेटा, देखो अगर इसके अंदर, ये लफ्ज गलत लिखा गया, इसको छोड़िए, अगर इन अ सब्सटेंस बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फील्ड, इसको आप छोड़ दें, ये सही नहीं लफ्ज लिखा गया, इन लिखना था, ये शायद मिस स्पेलिंग सही नहीं लिखे गए।
तो कहते हैं कि ना सब्सटेंस बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फील्ड, इसका मतलब समझाता हूँ, दिस इंड्यूस्ड डाइपोल अपोज द एक्सटर्नल फील्ड। फॉर एग्जांपल बेटा ये डायमैग्नेट, अब इसका एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड है नहीं, लेकिन जो ही हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये उसके अगेंस्ट बेटा थोड़ा थोड़ा एक लाइट सा जो है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट मोमेंट का वेक्टर शो करेगा, जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। अब मैं आगे बताता हूँ। ये देखो बेटा, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कहते हैं सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड। और रिपेल क्यों कहते हैं बेटा, ये जो सब्सटेंस होते हैं इनका मैग्नेटिक मोमेंट तो होता ही नहीं है, यानी कि इनके अंदर कोई भी ये वाला तीर इनके अंदर बनता ही नहीं, और इसलिए ये खाली ऐसे एटम्स होते हैं। लेकिन जब हम इनको एक्सटर्नल फील्ड में देखो, ये मैंने नॉर्थ और साउथ पर लगाया, तो ये उसमें थोड़ा थोड़ा ये अपने अंदर से एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करते हैं इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करने के लिए। तो ये थोड़ा सा क्या करते हैं, याद रखना कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा रिपेल करते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 15 में बेटा पढ़ा था ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब भी हम करंट अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक ईएमएफ क्रिएट होती है, और वो ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज को या अप्लाइड करंट को वो रिपेल करती है। तो इसी तरह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड द डायमैग्नेटिक मटेरियल, और ये इनके एग्जांपल हैं, सोडियम है, बेंजीन है, एक्ट है। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं सब्सटेंस हैविंग देयर ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि यूं समझ लें कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, एक की मुंडी इस तरफ, दूसरी की मुंडी इस तरफ, और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये अनपेयर्ड केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर बात करें, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होते हैं, ये किसी की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस्ड वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसकी वजह से ये रिपेल करते हैं। ठीक है, ये कहानी। अब हम बच्चे आ जाते हैं एक और जो मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि जो उनके एटम्स होते हैं उनका थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट आता है, यानी कि डायमैग्नेटिक में तो आता ही नहीं था। इनमें क्या होता है कि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक वेक्टर है और स्पिन मैग्नेटिक वेक्टर है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करके अलाइन करते हैं सम करके, और इस एटम का कोई ना कोई बेटा मैग्नेटिक वेक्टर आ जाता है। ये देखो, ये एटम है, इसका मैग्नेटिक वेक्टर, इसका मैग्नेटिक वेक्टर, सबका मैग्नेटिक वेक्टर है। लेकिन होता क्या है कि इसकी मुंडी इस तरफ है, इसकी मुंडी, इसका सर इस तरफ, इसका सर इस तरफ, और नेट इम्पैक्ट देखो इसमें कोई भी नहीं। यानी कि अगर सारे मैग्नेटिक फील्ड बेटा वेक्टर क्वांटिटी अगर एक इस तरफ है, दूसरी इस तरफ है, एक अपवर्ड है और दूसरी डाउनवर्ड है, तो नेट। लेकिन जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये सारे देखो ये अलाइन होने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, ये एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस तरफ है, ये सारे रैंडम है तो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं। और जब हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी तो देखो ये कुछ अलाइन और कुछ डी अलाइन हो गए, ज्यादातर बेटा अलाइन है। तो इस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर क्या होता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है ना वो उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। क्या लिखा है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर टेंड टू गेट अ वीकली मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये है कि जब इनके जो मैग्नेटिक वेक्टर हैं हर एटम का वो एक डायरेक्शन में हो गया तो ये मटेरियल मकनातीस बन जाएंगे। और जब एक एटम का मैग्नेटिक वेक्टर इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का इधर, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, ये सब की डायरेक्शन अगर ये देखो एक इधर एक इधर, तो ये नहीं बनेगा। तो जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी तो ये मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी और ये खींचना शुरू कर देगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड और व्हेन प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, कॉपर है, एटम्स है ऑफ दीज सब्सटेंस कंटेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मोस्ट विद द स्पिन। यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की डिफाइन हम यूं कर सकते हैं कि ऐसे मटेरियल, यानी कि ये देखो ये आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल की डिफाइन यूं कर सकते हैं कि ऐसे मटेरियल जिनके अंदर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड और ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और उनका एक उस एटम का एक मैग्नेटिक वेक्टर जनरेट कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं।
जब हम उनको, ये देखो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, जब हम उनको एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो अलाइन हो जाते हैं और वो मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये आपके पास यूं समझ लें कि ये थर्मल वाइब्रेशन के ऊपर ऐसे ही होते हैं, और जो ही हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इनकी अलाइनमेंट होती है, लेकिन जो ही हम फील्ड से बाहर निकालते हैं फिर दोबारा ये स्कैटर्ड हो जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं। ये देखो ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, कहता है व्हेन द मैग्नेटिक, ये वही फील्ड अप्लाई करते हैं। ये देखो पहले ये रैंडम डायरेक्शन में खड़े हैं और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, देखो ये सबकी मुंडियां सबके सर एक डायरेक्शन में हो गए और ये मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, ये देखो पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ। डाय में तो ये होते ही नहीं है ना, डाय में तो कहानी और है, ये होते ही नहीं है। अब इसमें इसका इधर, लेकिन नेट इम्पैक्ट जीरो। जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे ये देखो तमाम के जो मैग्नेटिक वेक्टर्स हैं वो एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट में मुझे आपके पास आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो ऐसा होता है जिसमें परमानेंट मैग्नेट। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कहानी कुछ और है। वो क्या है कि उसके अंदर तो एक एटम था, मतलब है कि एक एटम के कुछ एटम्स के जो है वो इस तरह से मैग्नेटिक वेक्टर थे। अब ये रिसर्च हुई है कि इस मटेरियल के अंदर ऐसे छोटे छोटे रीजन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं रीजन की बात कर लेता हूँ, इस रीजन की। अब इस रीजन के अंदर कोई तकरीबन 10 से 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 16 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम्स होते हैं, एटम, इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम होते हैं। और इस रीजन के अंदर जितने भी एटम हैं, ये वाले, ये देखो ना, ये जितने भी एटम्स हैं वो तकरीबन आप 10⁻12 ले लो, जितने भी एटम हैं उन सब की एक डायरेक्शन होती है। यानी कि इसके अंदर एक छोटे छोटे कस्बे पाए जाते हैं और उन कस्बों में रहने वाले एटम के मैग्नेटिक वेक्टर तो होते हैं लेकिन वो सारे सेम डायरेक्शन में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं रीजन ले लेता हूँ। अब इस रीजन में मैग्नेटिक वेक्टर इधर है, तो यहाँ पे तमाम एटम के जो मैग्नेटिक वेक्टर हैं वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पे तमाम मैग्नेटिक वेक्टर के डायरेक्शन, यहाँ पे तमाम, तो इसके अंदर छोटे छोटे रीजन्स हैं जो बाकियों में नहीं ऑब्जर्व हुए। तो अब होता ये है कि बेशक इसकी तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, इस पट्टी की भी है, इस पट्टी भी की है, लेकिन अगर इस पट्टी की इस डायरेक्शन में है तो इस पट्टी की इस डायरेक्शन में है, अगर इस पट्टी की इस डायरेक्शन में है तो किसी और पट्टी की उस डायरेक्शन में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर क्या आ जाती थी, जीरो आ जाती थी। लेकिन उनके अंदर जो टुकड़े बने थे उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो जीरो हो जाती है। लेकिन ये देखो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो इसके अंदर जितने भी एटम थे, पहले देखो एटम ये आपस में तो अलाइन थे ही थे, लेकिन ओवरऑल जो है वो डी अलाइन थे। जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे अलाइन हो जाते हैं। ठीक है। और ये फिर ये जो टुकड़ा है ये एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेट फील्ड बन जाता है। वंस अपॉन अगर ये अलाइन हो जाते हैं तो फिर ये इतनी आसानी से डी अलाइन नहीं होते। और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल थे वो तो सिर्फ जब तक हम एक्सटर्नल फील्ड रखते हैं तो उनके जो मैग्नेटिक वेक्टर हैं हर एटम का एक डायरेक्शन में रहता है। जो ही हम छोड़ेंगे तो वो फिर बिखर जाते हैं, लड़ पड़ते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं। ये देखो अब मैं ये अगर रीजन ले लेता हूँ, इस रीजन के अंदर में एक एक वेक्टर वैसे तो शो किया ना, वैसे तो इसमें कितने इतने एटम्स हैं और हर एटम का एक तीर है, हर एटम का एक तीर है, इतने तीर है। लेकिन इस रीजन में पाने वाले सारे एटम जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में, और इसी तरह ये सारे डी अलाइन है। लेकिन जब आफ्टर अप्लाइंग द मैग्नेटाइजेशन सारे क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे और इसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अटेन करेंगे। तो ये देखो बहरहाल यहाँ पे एक बात जरा ध्यान में रखिएगा, टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। इसमें अब इस केस में के अंदर क्या है कि इसको हम एक रीजन को डोमेन बोलते हैं। यहाँ पे ये मैंने लिखा होगा, ये इस रीजन को क्या बोलते हैं, डोमेन। हर इस देखो रैंडम फॉर्म के अंदर भी डोमेन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जीरो नहीं है, लेकिन ओवरऑल स्पेसिमेन की जीरो है, क्योंकि
इस डोमेन की मैग्नेटिक वेक्टर अगर सबका एक डायरेक्शन में है तो दूसरे का इस डायरेक्शन में है तो नेट मोमेंट जीरो। लेकिन आफ्टर मैग्नेटाइजेशन, आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड, और ये सारे क्या हो गए देखो एक अलाइन में हो गए और उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अटेन कर ली है। तो इस तरह से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि इनका जो ऑर्डरनेस है वो खराब हो जाएगा, और अगर ऑर्डरनेस खराब होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगी। और एक वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर यहाँ पे लिखा होगा, यानी कि ये इसके अंदर वही लिखा हुआ है सारी बातें, और यानी कि इसमें भी ये लिखा हुआ है कि 3 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। एक यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेसिकली जो जनरेट होती हैं वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, हालांकि न्यूक्लियस भी जो है वो स्पिन करता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में भी लिखा होगा कि न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, लेकिन न्यूक्लियस की जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बहुत कम बनती है, वो ना होने के बराबर बनती है। तो अब बेटा देखो यहाँ पे इसके बारे में लिखा होगा कि ये 10⁻12 to 16 है, ये इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो इस तरह से ये इनके डोमेन के लाइन हो जाते हैं। और ये अब उसमें वाला सॉफ्ट आयरन के डोमेन क्या होते हैं, ये अगर सॉफ्ट आयरन है तो उसके जो डोमेन है ये आसानी से अलाइन हो जाएंगे और फिर आसानी से डी अलाइन भी हो जाते हैं। और इसी तरह उसने बोला कि जो स्टील है अगर ये स्टील का है तो इसके डोमेन मुश्किल से अलाइन होंगे, और अगर वो अलाइन होंगे तो वो एक अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है ये आपकी बुक का पेज है, द स्टील मेक्स अ गुड मैग्नेट एंड इज नोन एज द हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को हम कहते हैं। तो इट मस्ट बी मेंशन दैट द थर्मल वाइब्रेशन टेंड टू, इनके अंदर एटम्स की जो अब इस कंडीशन में चले भी गए लेकिन इनकी जो थर्मल वाइब्रेशन है वो इनको डी अलाइन करने की कोशिश करते हैं। टेंड टू ऑर्डरलेस जो है वो ऑर्डरलाइनस ऑफ द डोमेन, द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्रिजर्व द ऑर्डर लाइन और एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, कि इनके आम टेम्परेचर के ऊपर ये वाले अपने ऑर्डर को मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करते हैं या मेंटेन रखते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये आपके पास इसको मजबूर करते हैं कि वो दोबारा डिसऑर्डर फॉर्म में आए। और अगर ये बेटा आयरन है तो आयरन का एक वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये ऑर्डर से दोबारा डिसऑर्डर फॉर्म में आ जाए, उस टेम्परेचर को बेटा यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन। और क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन की वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी नहीं 750, ये नहीं है 750 सेल्सियस, ये एंड पे आपके पास यहाँ पे ये लिखी होगी, ठीक है। और क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर एक परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक दोबारा बन जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। तो लो बेटा ये है आपके 3 तरह के मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल में एटम्स के मैग्नेट वेक्टर जनरेट नहीं होते, और पैरा में जनरेट होते हैं, रैंडमनेस में होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड करने से वो दोबारा अलाइन हो जाते हैं, और वो तब तक मैग्नेट फील्ड रहती है, यानी कि उनकी अलाइनमेंट रहती है जब तक एक्सटर्नल फील्ड। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर छोटे छोटे रीजन होते हैं, छोटी छोटी आबादियां होती हैं, उस हर आबादी के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके सबके मैग्नेटिक मोमेंट ये देखो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, और वो रैंडम होते हैं। ओवरऑल स्पेसिमेन का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, लेकिन जब हम उनको एक्सटर्नल फील्ड दे के अलाइन करते हैं तो वो सारे अलाइनमेंट हो जाती है। इस तरह से वो एक रेगुलर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक मैग्नेट का एक स्पेसिमेन बन जाता है, ठीक है। बाकी आपको कोई बात समझ नहीं लगे आप ज़रूर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए बाकी इसकी कुछ बातें हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।